हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में अमोनिया से यूरिया कैसे बनता है। तो इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है अमोनिया से। तो अमोनिया को हम NH4+ लिखेंगे। तो ये इसलिए होता है कि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो हमारे ब्लड में वाटर है वो प्रेजेंट होता है, तो ये जो NH3 है वो वाटर के साथ में मिलकर बनाती है NH4OH, और ये आयन के रूप में बंट जाते हैं, यानी आयन्स बनाएंगे, और वो आयन्स होते हैं NH4+ और OH-। तो हम यूरिया निर्माण के जो चक्र है इसकी शुरुआत जब करेंगे, यूरिया साइकिल की शुरुआत करेंगे, तो अमोनिया है उसको NH3 यानी यहाँ पर NH3 लिख दें तो भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट ये होगा कि हम यहाँ पर लिखें NH4+। तो अब हम शुरुआत करते हैं यूरिया साइकिल की। अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जोड़ें तो यहां पर बनता है कार्बोमाइल फास्फेट। यानी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोमाइल फास्फेट बनाते हैं। इसमें हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज। दूसरी यहां पर हमें एक एमिनो एसिड की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो एमिनो एसिड है N-एसिटिल ग्लूटामिक अम्ल। और हमें यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे 2 ATP है वो इसको एनर्जी देती है, और वो बना लेती है टूटकर 2 ADP प्लस में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो हमें तो इन दोनों को मिलाकर कार्बोमाइल फास्फेट बनाना था। इसके लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ी, और उस एंजाइम को हमने नाम दिया कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज, यानी कार्बोमाइल फास्फेट का सिंथेसिस करने वाला एंजाइम। तो ये एंजाइम है वो इस एमिनो एसिड की प्रेजेंस में एनर्जी को लेकर इन दोनों को कार्बोमाइल फास्फेट में बदल देता है। ये प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्या होता है, अब साइटोप्लाज्म से ऑर्निथिन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और कार्बोमाइल फास्फेट के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोमाइल फास्फेट और ऑर्निथिन दोनों जुड़कर यहां पर सिट्रुलिन का संश्लेषण करेंगे, यानी सिट्रुलिन बनाएंगे। अब ये जो सिट्रुलिन है उसके साथ में जुड़ेगा एस्पार्टिक अम्ल, यानी बाहर से एस्पार्टिक अम्ल है वो इंटर करेगा एस्पार्टिक एसिड। ये एस्पार्टिक एसिड इंटर करके
और यहाँ पे एक एंजाइम की भी जरूरत अपने को पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे आर्जिनिनो सक्सिनिक अम्ल सिंथेटेज। आर्जिनिनो सक्सिनिक अम्ल सिंथेटेज ये एंजाइम एस्पार्टिक एसिड को सिट्रुलिन के साथ में जोड़ता है और कुछ एनर्जी की प्रेजेंस में यानी एटीपी यहाँ पे यूज आएगी 1, तो 1 एटीपी की यूज में करके यहाँ पे बन जाएगा एएमपी प्लस में 1 आईपीपी यानी इनऑर्गेनिक डाइफॉस्फेट। अब यहां पर क्या हुआ, सिट्रुलिन एस्पार्टिक एसिड के साथ में जुड़ता है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में एनर्जी लेकर यहां पर बन जाएगा आर्जिनिनो सक्सिनिक अम्ल। आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड, ये बन गया आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड। इसको हम आर्जिनिनो सक्सिनेट भी बोल देते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है, इन दोनों में से इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब क्या होगा, अब यह जो आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड है वो एक एंजाइम, जहां पे इस एंजाइम को हम बोलेंगे आर्जिनिनो सक्सिनेज, और इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड को बाहर निकाल देगा, फ्यूमेरिक एसिड इसको बाहर निकाल देगा और यहां पर यह बना लेगा आर्जिनिन, ये बन गया आर्जिनिन। अब क्या होगा, अब यहां पर आर्जिनिन है, उसके साथ में वाटर इंटर करेगा और यहां पर एक और एंजाइम की अपने को जरूरत पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे आर्जिनेज। तो आर्जिनेज की प्रेजेंस में आर्जिनिन है वो टूटता है और टूटकर यहां पर बनाता है यूरिया। तो ये हो गया यहां पे यूरिया का सिंथेसिस। तो ये जो ऊपर की जो प्रोसेस है, इसे ऊपर वाली यह तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये जो नीचे की जो प्रोसेस है ये होती है साइटोप्लाज्म में। तो अपने को यहाँ पे क्या याद रखना है, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपस में मिलते हैं, जिसमें से कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम है, उसकी हेल्प से यहाँ पे 2 ATP को यूज करके एन एसिटिल ग्लूटामिक अम्ल की प्रेजेंस में कार्बोमाइल फॉस्फेट बनेगा। कार्बोमाइल फॉस्फेट है वो ऑर्निथिन के साथ में जुड़ता है, ये दोनों जुड़कर यहाँ पर बना लेंगे सिट्रुलिन। तो यहाँ पर एंजाइम है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। तो ये जो सिट्रुलिन है वो फिर क्या करेगा, एस्पार्टिक एसिड के साथ में जुड़ेगा और आर्जिनिनो सक्सिनिक अम्ल सिंथेटेज यानी अम्ल यानी एसिड, आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड सिंथेटेज की प्रेजेंस में इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे बनेगा आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड। आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड है वो आर्जिनिनो सक्सिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमेरिक एसिड को बाहर निकाल के बना देगा आर्जिनिन, और आर्जिनिन है वो वाटर को अंदर की तरफ एंटर करेगा और यहाँ पे यूरिया बना देगा और इसमें अपने को काम आएगा आर्जिनेज। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितनी एटीपी की जरूरत पड़ती है, तो 2 एटीपी तो ये रही और 1 एटीपी है वो ये रही, तो 3 एटीपी की अपने को यहाँ पर जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, कौन कौन यहाँ पे एंटर करता है, यहाँ पे अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एस्पार्टिक एसिड है और एटीपी है, ये यहाँ पे साइकिल के अंदर इंटर करते हैं, ठीक है। और तीसरी बात कि
यूरिया कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में बनती है यहाँ पर, तो अपने जो सीधे सीधे बात करें कि आर्जिनिन से ऑर्निथिन जब बन रहा है तो उसमें आर्जिनेज की जरूरत पड़ रही है, तो आर्जिनेज है वो क्या कर रहा है, यूरिया को बना रहा है। तो इस तरह से ये ऑर्निथिन साइकिल है या यूरिया साइकिल है, इसको याद करना है। यहाँ पर एक और कंफ्यूजन रहती है एटीपी के चक्कर की। तो सबसे पहले देखिए एटीपी क्या होता है। यहाँ पे देखो 2 ATP 2 T ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गए और यहाँ पे बन गई AMP। ये क्या सिस्टम है, एटीपी होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन होता है जैसे अपने डीएनए में पढ़ते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल वो वगैरह, तो यहाँ पे ये एडेनिन होता है। एडेनिन के साथ में हम 3 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का ब्रेकडाउन कर रहा हूँ, तो इसको मैं तोड़ूंगा तो मेरे को एनर्जी मिलेगी कि कोई भी बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर ये देखो प्लस में P, क्या सिस्टम है, एटीपी मैंने तोड़ा, एटीपी था ये एटीपी और ये बना एडीपी और यहाँ पर ये बना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ पर ये सिस्टम हम देख रहे हैं 2 ATP टूट रहे हैं तो 2 ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं कि मान लो हमने क्या कर दिया, इस एक फॉस्फेट को हटा दिया, ये बॉन्ड टूटा तो अपने को एनर्जी मिली और ये फॉस्फेट ग्रुप था वो अलग हो गया। अब यहाँ पे 2 ADP है वो बच गया, यानी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन यानी एडेनिन हो गया और उसके साथ में 2 फॉस्फेट है वो अभी भी प्रेजेंट है। और यहाँ पे आईपी का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक नहीं हो, यानी जहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं हो। तो यहाँ पर तो एडेनिन में तो कार्बन था, इसमें जो रिंग होती है पूरी पूरी जो एडिनोसिन की, तो उसमें तो कार्बन होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन नहीं है, तो ये हो गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यही मैटर रहता है एएमपी वाले में। एएमपी में क्या है, एटीपी टूटती है तो क्या होता है, ये एडिनोसिन हो गया, ये फॉस्फेट हो गया। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपने, यहाँ पे 2 फॉस्फेट है वो हट रहे हैं, पी यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ से 2 फॉस्फेट हट जाएंगे तो एक ये हटा दें और एक ये हटा दें, या कोई से 2 फॉस्फेट है वो हटा देंगे तो अपने एक ही फॉस्फेट बचेगा। तो जब ये टूटेगी तो बन रहा है एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन मोनो यानी एक फॉस्फेट प्लस में अब क्या बच गया, टूटा क्या, अलग क्या हुआ, 2 फॉस्फेट ग्रुप अलग हुए तो इनऑर्गेनिक डाईफॉस्फेट आईपीपी। इस तरह से अपने इसको लिख सकते हैं। ये यूरिया साइकिल अपने को इस तरह से याद करना है। थैंक यू।